राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने देखी थी और आज हम पढ़ेंगे यूनियन, जो कि पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो इससे पहले मैंने जो भी क्लासेस रिकॉर्ड की हैं आप उनको देख लीजिए, ताकि आप रिलेट कर पाएँ, आपको समझ में आ पाए। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर देखेंगे पार्ट 5 में क्या है। पार्ट 5 में है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आर्टिकल 79 से 122 तक जो है यूनियन लेजिस्लेटिव है, जिसमें कि पार्लियामेंट के बारे में ख़ास तौर पर जो है विधान है। और सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है। और CAG के बारे में दिया गया है आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, क्या इसको पावर दी गई है, इसका कार्यकाल क्या है, किस तरह इसका चुनाव होता है, और इसकी अवधि क्या है, मतलब कितने साल तक ये रहेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 52 में लिखा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका वाली जो शक्तियाँ हैं वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। और ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। और जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं और ये सब राष्ट्रपति में निहित हैं। और शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है वो संविधान के अनुसार या फिर स्वयं भी कर सकता है, या फिर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी सलाह पर इन शक्तियों का यूज़ करेंगे। और अधिकारियों में कौन आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इन्हीं की सलाह पर सारे कार्य होंगे। और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेंगे, ये हो गया। फिर आर्टिकल जो 74 है, इसमें बोला गया है बट प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और हेड PM होंगे इसके। प्रेसिडेंट कार्यों का प्रयोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर जो है करेगा, लेकिन सलाह बाध्य होगी। ये एक बार सलाह वापस कर सकता है पर दोबारा मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रहा है तो एक बार मतलब राष्ट्रपति उस पर कह सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें और इसको लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा वही चीज़ भेजी जा रही तो उसके लिए बाध्य है, फिर वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। और ये जो है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है, तो उसी के ज़रिए ये लिबरल अप्रोच है, यानी उदारवादी जो है ये नीति है। फिर देखेंगे आर्टिकल 54। तो इसमें बोला गया है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो कि जो भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। सो इसमें लोकसभा के MP होते हैं, राज्यसभा के MP होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के MLA विधायक होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो MLC मतलब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा MP यहाँ के हो जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA यहाँ के हो जाएंगे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर यहाँ पे हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो MLC होता है वो ख़ास तौर पर यहाँ पे नहीं करेगा। मतलब ये पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लोकसभा के जो है मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे, और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ के मेंबर नहीं होंगे, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे होता है। तो डायरेक्ट ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। यहाँ पे लोकसभा और ये
लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्नमेंट चुनाव द्वारा होता है, और इनडायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट का होता है। फिर देखेंगे इसके आगे जो 70वां संविधान संशोधन हुआ वो दिल्ली, पुडुचेरी, और इसमें इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं विधायक एमएलए की भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो लोग हैं एमएलए हैं वो इलेक्टेड वाले वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन एमएलसी नहीं किसी भी राज्य के एमएलसी जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे नोट जो लिखा है एमएलसी प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पे आप सीधे तौर पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेंगे और एमएलसी जो है वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और 70वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी डिक्लेयर किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो एमएलए जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो लोकसभा के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर। और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एमएलसी और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेंगे। फिर देखते हैं आर्टिकल 55 में क्या है। इसमें लिखा हुआ है मैनर ऑफ इलेक्शन, मतलब कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में दिया गया है। तो ये इलेक्शन की पद्धति जो ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। जिस अनुपात में वोट मिलेगा उसी अनुपात में शक्ति का निर्धारण होगा। और एक होता है पीटीपी, मतलब फर्स्ट पास्ट ट्रांसफ़र सिस्टम जो होता है, इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, मतलब इसमें इसकी खामियां हैं और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फिर देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक होता है लिस्ट सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसमें सूची प्रणाली में क्या होता है कि जिसको जिस आधार पर वोट मिलेगी, जितनी सीटें मिलेंगी, और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है उसी कारण ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और इसमें जो है लिस्ट सिस्टम वाज नॉट ऑप्टेड एज इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, यही बोला गया है। और इसमें जिस आधार पर जितने परसेंटेज में आपको वोट मिलेगी, मतलब उसी के अनुसार आपको पावर मिलेगी। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो कि अपने यहाँ लागू है नहीं, एकल हस्तांतरी मत पद्धति, तो ये हमारे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है। अब देखेंगे HTVS क्या है। HTVS बाई द मेन्स ऑफ PR, मतलब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA, मतलब एक MLA का जो वोट वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मतलब किसी राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है, और अपॉन टोटल इलेक्टेड ऑफ MLA, मतलब वहाँ पे MLA कितने इलेक्टेड हैं वो, इंटू 1/1000। अगर आपको जैसे एक MLA का वैल्यू ऑफ वोट निकालना है तो फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड MLAs इंटू 1000 करेंगे। फिर देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, तो उसमें बोला गया 1971 की संसद को आधार बनाकर जो 2026 तक जनसंख्या काउंट, मतलब अभी तक वही चला आ रहा है जो जनसंख्या पहले हुई थी, जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर पूरा कार्य हो रहा है। उसी के अनुसार जो सीटें बटी हुई हैं वो चल रही हैं। फिर 1 MP का वैल्यू, मतलब एक वैल्यू ऑफ वोट, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLA, मतलब जहाँ यहाँ पे सारे जो MLA हैं उनकी वोट के वैल्यू का योग अपॉन टोटल इलेक्टेड MPs, मतलब कुल निर्वाचित सांसद। तो एक MP का वैल्यू ऑफ वोट निकालने के लिए जोड़ करेंगे किसका, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLA, मतलब सारे MLAs का जो वोट वैल्यू है उसका योग अपॉन कुल निर्वाचित सांसद। और ये वोटों का निर्धारण कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। फिर देखेंगे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक निर्धारित कोष प्राप्त करना है, कोटा होता है, कोटा,
वैलिड वोट अपॉन पोस्ट +1 फिर +1, या वैलिड वोट्स अपॉन 2 +1, यानी 50% और एक +1। मतलब यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए 50% वोट और +1 करके आपके पास बहुमत होना चाहिए, तब आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे। फिर देखेंगे जो वीवी गिरी थे वो सेकंड प्रेफरेंस में प्रेसिडेंट बने। सबसे ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट रहने वाले राजेंद्र बाबू मतलब राजेंद्र साहब जी जो थे वो रहे सबसे ज़्यादा वोटिंग से, और कम समय तक रहने वाले थे जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अहमद। मतलब सबसे ज़्यादा समय तक राजेंद्र साहब जी रहे और सबसे कम समय तक जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अहमद जी रहे। और वीवी गिरी जो सेकंड प्रेफरेंस में प्रेसिडेंट बने, और इमरजेंसी के दौरान फ़खरुद्दीन अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, और निर्विरोध बिना विरोध के चुनाव जो है नीलम संजीवा रेड्डी जी जीते थे। फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन उम्मीदवार को 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी के तौर पर 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर उम्मीदवार को 1/6 वोट ना मिले तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब अगर आप इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिला तो आपकी जो भी फीस आपने भरी है 15,000 रुपये वो जब्त हो जाएगी। फिर देखेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए मतलब आप इलेक्शन लड़ने से पहले आपके पास 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों निर्वाचक मंडल से। तो निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, और ये भी पूछते हैं बहुत है ना, इसको याद कर लीजिएगा। 50 जो है प्रपोजर होने चाहिए और 50 सेकेंडर होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कोई पार्टी व्हिप जारी कर सकती है? तो नहीं। फिर आर्टिकल 56 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 56 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल। यहाँ पे बोला गया है पद ग्रहण यानी ओथ की तारीख से 5 ईयर। मतलब यहाँ पे जिस दिन आपने इलेक्शन लड़ा है वहाँ से नहीं, जिस दिन आपने जो है शपथ ग्रहण की उस दिन से आपका जो टर्म है वो गिना जाएगा, कार्यकाल वहाँ से होगा। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक दूसरे को रिजाइन लेटर देते हैं। मतलब अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देगा। फिर है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दशा में राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत हटा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति जी जो है अगर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो आर्टिकल 61 के द्वारा उन पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। फिर चौथे में है टर्म समाप्त होने के बाद जब तक राष्ट्रपति मतलब दूसरा नहीं बन जाता है तब तक वही बने रहेंगे। मतलब दूसरा उत्तराधिकारी आएगा तब उनको वहाँ से मतलब हटाया जाएगा। लिखा है यदि प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा को दिया तथा इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को जाएगी। मतलब अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं तो सबसे पहले सूचना लोकसभा स्पीकर को दी जाएगी। आर्टिकल 57 में क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन मतलब पुनः निर्वाचन की योग्यता। अनलिमिटेड टाइम बन सकता है कोई भी। मतलब यहाँ बोला गया है 57 में कि इलेक्शन आप दोबारा से जैसे लड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अपने यहाँ भारत में मतलब राष्ट्रपति आप कितनी भी बार बन सकते हैं। और ये शायद मुद्दा जब राजेंद्र जी थे तब ये उठा था कि मतलब कई बार ना बने। फिर आर्टिकल 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। मतलब जो है प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए आप जो है सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 ईयर एज होनी चाहिए आपकी, एलिजिबल टू दी मेंबर ऑफ लोकसभा और लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो, डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप कोई लाभ के पद पर ना हो और तब आप बन पाएंगे। मतलब ये 4 चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। आप नागरिक हो भारत के, 35 ईयर एज हो आपकी, और लोकसभा के मेंबर बनने के लायक हो, और कोई लाभ का पद ना ग्रहण किए हो, तो आप जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे। फिर आर्टिकल 59 में क्या है? आर्टिकल 59 में दिया गया है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। मतलब शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। प्रेसिडेंट संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर कोई सदस्य राष्ट्रपति के पद पर इलेक्ट हो जाता है तो पद ग्रहण यानी प्रेसिडेंट को पुराना पद खाली करना होगा। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो है तो पद ग्रहण से पहले वो उस जो पद पर है उसको छोड़ देगा, खाली कर देगा।
तीसरे में लिखा है डज नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। और लिखा है कार्यकाल के दौरान वेतन की कटौती नहीं की जा सकती है। फिर है आर्टिकल 60, यहाँ पे बोला गया है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ अनुच्छेद 60 में प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में दिया गया है। प्रेसिडेंट को CJI मतलब जो कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो यहाँ पे शपथ दिलाएंगे। इनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनको रखा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो आप जब अनुसूची याद करते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि क्या थर्ड अनुसूची में प्रेसिडेंट की शपथ का प्रारूप है, तो वहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 61 में क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब महाभियोग का कारण वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दशा में, मतलब अगर प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं तो इस स्थिति में महाभियोग का उन पर लगाया जाएगा। इम्पीचमेंट का आरोप संसद में लाया जाता है। और इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस विद 1/4 मेंबर्स, अपनी सहमति के साथ 1/4 मेंबर आने चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना देकर जिस सदन में हों। और इंट्रोड्यूसिंग हाउस में टोटल का 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट हाउस में फिर यहाँ पे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति स्वयं या किसी के द्वारा सफाई दे सकता है। और अभी यहाँ पे जैसे मेजोरिटी से पास होगा टोटल का 2/3 से, और ये नेक्स्ट हाउस में जाएगा। नेक्स्ट हाउस आरोपों की जांच करेगा, यदि सही निकले तो टोटल का 2/3 मेजोरिटी से पारित होगा ये। और आज तक किसी प्रेसिडेंट को महाभियोग प्रोसेस से हटाया नहीं गया है, मतलब अभी तक किसी पे महाभियोग नहीं लगा है। फिर आर्टिकल 62 में क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कितने जल्द से जल्द जो है इलेक्शन होना चाहिए, जो अगर रिक्ति है तो कितनी जल्दी प्रेसिडेंट की जो रिक्ति है उसको भर देना चाहिए। तो फर्स्ट में है कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया जाएगा। और टाइम टू फिल द वैकेंसी विद इन द 6 मंथ, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर इस पद को भरा जाए। और हिदायतुल्लाह ने किया है प्रेसिडेंट की जगह, मतलब यहाँ पे बोला गया है प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट से नहीं CJI से काम करेगा, मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट ने भी दे दिया इस्तीफ़ा और वाइस प्रेसिडेंट ने भी दे दिया है तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इस पद पर जो है रहेंगे। फिर देखेंगे आर्टिकल 52 से 62 और प्लस 71, यहाँ पे बोला गया 71 के बारे में दिया गया है। और 71 के फर्स्ट क्लॉज में है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अवैध घोषित होने पर उनके द्वारा किसी कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। और इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा है तो चुनाव पर सवाल नहीं उठेंगे, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ें हैं। बोला गया है कि अगर कोई इलेक्शन रिलेटेड कोई भी विवाद उत्पन्न हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा। और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के चुनाव अवैध घोषित होने पर उनके द्वारा किया गया कोई कार्य अवैध नहीं माना जाएगा। और इलेक्टोरल कॉलेज अगर अधूरा है तो चुनाव पर सवाल नहीं उठेंगे। आज हम यहीं तक देखते हैं, अगले दिन नेक्स्ट ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे। थैंक यू।